नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा साहब में। दोस्तों, कल 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में तमाम मोदी विरोधी दलों का, जिनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से 2024 में मोदी को सत्ता से हटाना है, उन सभी मोदी विरोधी दलों का विपक्षी एकता का बैठक हुआ। उस बैठक का अगर निष्कर्ष आप ढूंढ रहे हैं तो उस बैठक का निष्कर्ष सिर्फ इतना आया कि यह विपक्षी एकता संभव नहीं है। जी हाँ, इसका जो निष्कर्ष निकला, इसका जो अर्थ निकला इस विपक्षी एकता के बैठक के बाद, वह यही निकला कि यह विपक्षी एकता संभव नहीं है। और यह क्यों संभव नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दल। दरअसल कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों का शर्त मंजूर नहीं है और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी का शर्त मंजूर नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेता बयान दे रहे थे, उनको बयानों को आप मत देखिए। जो भी बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में दे रहे हैं। जो बयान हो, आज से पहले भी इसी तरह का बयान देते आए हैं। इस बैठक के अंदर जो कुछ भी हुआ, उन जो खबर आई है मीडिया के द्वारा, अगर उन खबरों पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि यह विपक्षी एकता संभव नहीं है। क्योंकि इस विपक्षी एकता का अगर रो रहा है तो वह सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों के बीच का जो शर्त और समर्थन का शर्त है, वह एक चीज तो स्पष्ट हो गया इस विपक्षी एकता के बाद कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा था, वह प्रयास बिल्कुल धराशायी हो गया। नीतीश कुमार जी का वह भ्रम दूर हो गया कि नीतीश कुमार जी किसी तरह का कोई विपक्षी एकता करवा सकते हैं। जी हाँ, और इस विपक्षी एकता में दो क्षेत्रीय दलों के नेताओं का जो भाषण था, जो उनका वक्तव्य था, वह आने वाले चुनावों के लिए बहुत ही गंभीर था। उनके वक्तव्य को ध्यान से सुने होइएगा या पढ़े होइएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह एकता भविष्य में होने वाली नहीं है। और अभी जो ये हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोदी विरोध का नशा है और यह नशा बहुत जल्द इन सबके सिर से उतर जाएगा। और उसका कारण है कि इन क्षेत्रीय दलों को अपना राजनीतिक वजूद बचाना है। दरअसल इस विपक्षी एकता की बैठक में, जो बैठक के दौरान जो सबसे बड़ा बयान रहा, वह अरविंद केजरीवाल का रहा। और उन्हीं की वजह से इस पूरे विपक्षी एकता में एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। और वह क्यों हुआ था? दरअसल बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है, उससे अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इतना कहते ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबसे पहले जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहुत जोर से फटकार लगाते हुए कहा कि आज तुम जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, तुम जब कहां थे? जब 370 खत्म हुई थी जम्मू कश्मीर से, तब तो तुम केंद्र सरकार के साथ थे, भाजपा के साथ थे। आज तुम किस मुंह से विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हो अध्यादेश पे? इसके बाद इसी मुद्दे पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी केजरीवाल को हरका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह अध्यादेश के मुद्दा इस विपक्षी बैठक का मुद्दा नहीं है, यह संसद का मुद्दा है और इस पे हम विचार संसद में करेंगे कि हमें इसका विरोध करना है कि समर्थन करना है। इस बैठक का यह मुद्दा नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को हरका दिया और उन्होंने भी कह दिया कि सच में यह मुद्दा इस विपक्षी एकता के बैठक का मुद्दा नहीं है। तो फिर ये मुद्दा है कहाँ का? यही समझ रहे हैं, उनको अब तक यही समझ में नहीं आया कि ये मुद्दा वो उठाए तो कहाँ उठाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए अध्यादेश के मामला करो या मरो का स्थिति पैदा कर दिया। अरविंद केजरीवाल को एक चीज तो स्पष्ट दिखने लगी है कि अगर यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है तो फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ एक कठपुतली से ज्यादा उनकी हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी। और अरविंद केजरीवाल चाहे कुछ भी कर ले, यह कानून पास होकर ही रहेगा। लेकिन इस कानून के ऊपर, इस अध्यादेश के ऊपर, इस तथाकथित विपक्षी एकता के बैठक के बाद जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने जो बयान दिया है, वह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा
कि हमें खबर मिला है कि राहुल गांधी बीजेपी से मिल गए हैं और राहुल गांधी अध्यादेश के मामले पे भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी संसद में, क्योंकि अब तक सभी विपक्षी दल स्पष्ट कर चुका है कि वह इस अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। तो अभी से ही इस एकता का कोई मतलब नहीं है। जिस बैठक में किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन उसके बाद जिस तरह का बयान आना शुरू हुआ है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि इस बैठक में जितने भी दल शामिल थे, 15 दल शामिल थे। न्योता 18 दलों को दिया गया था, लेकिन सिर्फ 15 दल शामिल थे। इन 15 दलों में भी सभी पार्टी का, सभी नेताओं का अपना डफली और अपना राग था, जो अपने अपने तरीके से बजा रहे थे और गा रहे थे। किसी का भी डफली और किसी का भी राग किसी से मैच नहीं हो रहा, किसी का सुर किसी दूसरे पार्टी के सुर से नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, एक मुद्दा ऐसा है जिसपे सबका सुर मिल रहा था, और वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का। क्योंकि इस 15 पार्टी में एक भी ऐसा पार्टी नहीं था, एक भी ऐसा नेता नहीं था जिस पार्टी या नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला न चल रहा हो, भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल में ना हो या जेल जाने की कतार में ना हो। और यही एक मुद्दा है जो इन सभी विपक्षी दलों को एक जगह बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं तो इस विपक्षी एकता का और कोई मतलब ही नहीं है। और जिस तरह से इस विपक्षी एकता के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे खून बहाना पड़े हम बहाएंगे, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। ये जो खून बहाने का जो बात ममता बनर्जी ने कहा है, दरअसल वो बहुत ही गंभीर बात है। दरअसल ममता बनर्जी ने इस खून बहाने के बयान से विपक्षी बैठक में जितने भी नेता दल शामिल थे, खास करके कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम, उसको स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमें खून बहाना पड़ेगा तो हम बहाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम किसी पार्टी को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। हम भाजपा को हराएंगे तो सिर्फ हम हराएंगे, दूसरा कोई भी नहीं आएगा, चाहे इसके लिए हमें खून बहाना पड़े। और यह बयान बहुत ही गंभीर है, क्योंकि 2024 का चुनाव ममता बनर्जी बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ने की प्लानिंग पश्चिम बंगाल में कर रही है, जिसमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़े तौर पे हिंसा और अराजकता करने की कोशिश और षड्यंत्र ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। क्योंकि जिस तरह का स्थिति विधानसभा चुनाव 2021 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद देखा गया, जिस तरह का स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में देखा जा रहा है, तो लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगा उसका एक तरह से उदाहरण आज ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक में सभी नेताओं के सामने कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के नेताओं को दे दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, जिस समय पटना में मीटिंग चल रहा था, उसी समय कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और वह बयान टीएमसी के खिलाफ दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि टीएमसी चोरों की पार्टी है, जब तक पश्चिम बंगाल में हिंसा को नहीं रोकती है तब तक वह इस गलत फहमी में ना रहे कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ अभियान नहीं चलाएगी, उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेगी, यह वह भूल जाए। और ममता बनर्जी का जो इस विपक्षी बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो यही था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी जो हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, जो टीएमसी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, उस पर वह ब्रेक लगाए। और इसी बात को पश्चिम बंगाल की कांग्रेस यूनिट और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी यह भूल जाए कि हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी चाहे विपक्षी एकता में शामिल हो या ना हो, वो पटना जाए या ना जाए, दिल्ली जाए या ना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी एकता के लिए, ममता बनर्जी गठबंधन के प्रति, विपक्षी एकता के प्रति ईमानदार नहीं है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कभी खुश करने की राजनीति नहीं की है और ना कभी करेगी। दरअसल कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा के खिलाफ हुआ था। इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को
बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। इस बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हाँ दीदी, आपको ज्ञान होने लगा है, आपको दिल में सूरज की किरण शायद घूमने लगी है, बिना कांग्रेस हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है होने वाला, ये जल्द से जल्द अगर आप एहसास कर ले तो आपकी बेहतरी होगी। अधीर रंजन ने आगे कहा कि बंगाल में जब तक सत्तारूढ़ टीएमसी की दहशतगर्दी चलेगी, खून खराबा, हिंसा, तनाव जारी रहेगा, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश जारी रहेगी, तब तक आप ममता निश्चिंत रहिए कि कांग्रेस पार्टी आपका विरोध करेगी, चाहे आप पटना जाए या दिल्ली जाए या आप बंगाल में आकर यहाँ कानून व्यवस्था को सुधारिए। कांग्रेस सांसद कहे बयान। आज पटना में विपक्षी एकता का ड्रामा चला और दूसरी तरफ बंगाल से लेकर दिल्ली तक, कांग्रेस से लेकर आम आदमी के नेता तक, सब के सब एक दूसरे पे हमलावर रहे। इस सभी मामलों के बीच में जब बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे और उमर अब्दुल्ला के बीच जब नोकझोंक चल रहा था, उस समय उद्धव ठाकरे ने एक अद्भुत ज्ञान दिया केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से लड़ रहे हैं, आप हमसे सीखिए कि हम वर्षों से शिवसेना और एनसीपी के खिलाफ लड़ रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आज हम दोनों एक साथ हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे शायद ये ज्ञान देते समय ये भूल गए कि जितने वर्षों तक वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, दोनों पार्टी का जनाधार अपने अपने विचारधारा के हिसाब से मजबूत रहा, लेकिन जैसे ये दोनों पार्टी साथ आए वैसे ही शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे पूरे तरह से बर्बाद हो गए, उनके पास तो पार्टी ही नहीं बची शिवसेना की, और वो ज्ञान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि आप अपना सारा मतभेद भुलाकर अभी सिर्फ मोदी के खिलाफ इस विपक्षी एकता में शामिल हो जाइए। दरअसल उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल को भी अपने तरह एक नौसिखिया नेता समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इस सब के दौरान जो लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान था, दरअसल उन्होंने इस विपक्षी एकता बैठक के दौरान राहुल गांधी को एक सलाह दिया है, और उन्होंने उस सलाह के दौरान ही नीतीश कुमार जी को भी एक संदेश दे दिया। लालू प्रसाद जी का राजनीति का जो बयानबाजी है, उनका अंदाजा अलग है, उनका संदेश देने का अंदाज अलग है, और उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार जी को संयोजक, जो पहले कह रहा था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, अब पीएम मटेरियल से नीचे उतार के नीतीश कुमार को अब संयोजक की भूमिका निभाने के लिए लालू यादव ने उनसे कह दिया है कि भाई तुम राष्ट्रीय स्तर पे इस विपक्षी गठबंधन का संयोजक का भूमिका निभाओ, जिसके ऊपर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि इस विपक्षी गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे। और ऐसा संभव है कि शिमला समझौता में नीतीश कुमार जी का पत्ता पूरी तरह से ही खत्म हो जाए, उनका किसी तरह का कोई भूमिका ही ना रहे इस विपक्षी एकता में। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने अपने इस बैठक के दौरान राहुल गांधी को एक आश्वासन जरूर दिया, और उन्होंने मजाकिया लहजे में ही राहुल गांधी कह दिया कि आप दूल्हा बनने की तैयारी करो, हम सब आपके बारात में आएंगे। लालू यादव ने एक तरह से राहुल गांधी को यह संदेश दे दिया कि तुम तैयारी करो देश में प्रधानमंत्री बनने का, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके बाराती के तौर पे हैं, हम सब आपको समर्थन देंगे, आप प्रधानमंत्री पद की तैयारी करो। और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की तैयारी करेंगे तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? जो नीतीश कुमार सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लालच में इतनी जलालत सह रहे हैं आरजेडी का, और बिहार में और भी नेताओं का, उनका अपना पूरा पार्टी बिखर गया, उनके पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़ के चला गया। वह नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो फिर वह करेंगे क्या इस विपक्षी एकता में? क्या वो राहुल गांधी के नीचे कोई मंत्रालय में काम करेंगे? दरअसल यह पूरा विपक्षी एकता का जो आज का बैठक था, कल का जो बैठक था, उसका पूरा जो निष्कर्ष वो यही है कि, और एक तरफ इस बैठक के खत्म होने के बाद ही बीआरएस का पार्टी के नेता ने बयान जारी करके कहा है कि बीआरएस को केंद्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मंजूर नहीं है।
अगर केंद्रीय स्तर पे कोई तीसरा पक्ष, कोई तीसरा विकल्प बनता है तो हम उसमें शामिल होंगे, नहीं तो हम नहीं कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होंगे और नहीं भाजपा की। तो यह विपक्षी एकता जिसका ड्रामा आज कल पटना में हुआ, यह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का दिमागी फितूर था। एक उनके ऊपर जो मोदी विरोध का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे में सब कर रहे हैं और उनका भी ये मोदी विरोध का नशा बहुत जल्द उतरने वाला है। जैसे ये शिमला समझौता होगा, इसके बाद और बड़ा इस विपक्षी एकता में ड्रामे शुरू होंगे और बड़ा और बुरी तरह से इसमें सर फुटौगल शुरू होगा। देखिए कि आने वाला जो विपक्षी एकता की जो बैठक जो कि अब कांग्रेस पार्टी अगुवाई में हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगा, उसमें क्या सामने आता है। पटना का विपक्षी एकता का बैठक तो पूरी तरह से फेल रहा, निराधार रहा, निरर्थक रहा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता और यही अंदाजा सबके सब लगा रहे थे कि इस बैठक का कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का दिमागी फितूर है, जिस बैठक के लिए उन्होंने बिहार के लोगों के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।